नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। आज हम बात करने वाले हैं पहले चरण के चुनावों की, जिसमें 102 सीटों पर मतदान होना है। आज उसके लिए शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो गया और परसों वोट पड़ेंगे। बात आगे शुरू करें उससे पहले मैं आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगा कि यदि आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। यदि आपने अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, हमें अच्छा लगेगा। और यदि कर लिया है तो इसके लिंक को अपने मित्रों और परिचितों के बीच फॉरवर्ड करें, तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और जो बातें हम यहाँ करते हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाया करेंगी। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। और रोज की तरह हमारे साथ आज भी हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिन्हा जी। जी और नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 102 सीटों पर मतदान होना है परसों। इन 102 सीटों में अभी 2019 के चुनाव में 50 सीटें एनडीए के पास थी और 48 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी। अगर पार्टी के तौर पर देखें तो 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और कांग्रेस के पास 14 सीटें थी। नहीं, 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, कांग्रेस के पास 14 सीटें थी। और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके पास 9 सीटें थी। तो 41-9 50 सीटें कुल मिला के एनडीए के पास थी। और कांग्रेस के पास 14 सीटें थी और कांग्रेस के जो मतलब इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके पास 34 सीटें थी, जिनमें सबसे ज्यादा सीटें डीएमके के पास थी। तो इस तरह उनकी सीटें 48 होती। तो एक तरह से आप देखिए तो 102 सीटों में दोनों का पलड़ा 2019 में बराबरी पर था। इस बार कौन बाजी मारता है ये पता तो 4 तारीख को ही चलेगा, 4 जून को। लेकिन कुछ अंदाजा 4 तारीख परसों की शाम को हो जाएगा, जिस तरह से वोटिंग का ट्रेंड होगा। इधर कुछ प्री पोल सर्वे भी आ रहे हैं। मैं एक सर्वे को खासतौर पे फॉलो करता हूं, वो सर्वे है लोक पोल। ये साउथ की एजेंसी है जिसने कर्नाटक के चुनाव का बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दिया था और बाकी चुनाव में भी उसके प्रेडिक्शन काफी हद तक सही निकले थे। तो इस बार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक एक राज्य का प्री पोल सर्वे अपने ट्विटर पे उन्होंने जारी करना शुरू किया है। अब तक वो कई राज्यों का कर चुके हैं, कुछ राज्य बचे हुए हैं, जैसे अभी आंध्र प्रदेश का नहीं किया है, दिल्ली का नहीं किया है, उत्तराखंड का नहीं किया है, पंजाब का नहीं किया है और जम्मू कश्मीर का नहीं किया। बड़े राज्यों की बात करें तो जो अभी तक सर्वे आए हैं, इनके जो पोल आए हैं, उसमें राजस्थान में ये बीजेपी को 19 सीटें, राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, बीजेपी को 19 और कांग्रेस प्लस को 6, बीजेपी प्लस को 19, मतलब एनडीए को 19 और कांग्रेस प्लस को 6। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं बीजेपी की सीटों की बात कर रहा हूं, एनडीए की सीटों की बात कर रहा हूं, तो एनडीए की सीटों के लिए मैंने अपर लिमिट ली है और इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की सीटों के लिए लोअर लिमिट ली है। इसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत अच्छा करती रही है, तो इसलिए जो उनका अपर लिमिट बताया जा रहा है उसे ही माना जाना चाहिए कि लोअर लिमिट को नहीं। और जो कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है तो इसलिए उनकी अपर लिमिट नहीं ले रहे हैं, हम उनकी लोअर लिमिट ले रहे हैं। तो बात आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए को 24 सीटें और इंडिया गठबंधन को 23 सीटें इस पोल ने बताया है। गुजरात में बीजेपी को 23 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें इस पोल ने बताया है। बंगाल में बीजेपी को 13 सीटें और इंडिया गठबंधन को 29 सीटें इस पोल ने बताया है। असम में बीजेपी को 8 सीटें, पिछली बार बीजेपी को असम में 9 सीटें मिली थी, इस बार 8 सीटें और कांग्रेस को 4 सीटें। पिछली बार कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। ऐसे ही मैं बंगाल के बारे में बता दूं, बंगाल में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली थी और इंडिया गठबंधन अगर कहें तो कांग्रेस और टीएमसी दोनों को मिला ले तो उनको 24 सीटें मिली थी, 22 सीटें टीएमसी को, 2 सीटें कांग्रेस को। और गुजरात में सारी सीटें बीजेपी को मिली थी, राजस्थान में सारी सीटें बीजेपी को मिली थी और महाराष्ट्र में भी
48 में से 41 सीटें बीजेपी को मिली, बीजेपी गठबंधन मतलब एनडीए को मिली थी। तब शिवसेना उनके साथ थी और संयुक्त रूप से थी। आगे बढ़ते हैं, असम तक मैंने आपको बताया। नॉर्थ ईस्ट में असम को छोड़ दें तो 11 सीटें आती हैं। इसमें बीजेपी गठबंधन को 8 सीटें और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें। कर्नाटक में बीजेपी को 13 सीटें, बीजेपी गठबंधन को, और कांग्रेस को 15 सीटें। पिछली बार कर्नाटक में बीजेपी को 28 में से 25 सीटें मिली थी और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। केरल में बीजेपी गठबंधन को 0 सीटें और इंडिया गठबंधन को 20 की 20 सीटें। उसकी वजह यह है, मैं इसको तोड़ के बता देता हूं, वहां पर जो कांग्रेस का गठबंधन है यूडीएफ, उसको 18 सीटें मिलते हुए इसने बताया, और 2 सीटें एलडीएफ जो वहां पर सत्तारूढ़ है, लेफ्ट का जो गठबंधन है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। पिछली बार 39 में से 38 सीटें इंडिया गठबंधन की पार्टियों को मिली थी। इस बार 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई गई। उड़ीसा में 21 सीटें हैं। उनमें पिछली बार बीजेडी को, जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है, उसको 12 सीटें मिली थी। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इस बार इस पोल का कहना है कि बीजेपी को 13 सीटें मिलेगी और 2 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और 6 सीटें बीजेडी को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। पिछली बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट, कांग्रेस को 1 सीट। और यहां याद दिलाना ये जरूरी है कि राहुल गांधी खुद अपनी सीट हार गए थे। और एक बात और कि पिछली बार बसपा और समाजवादी पार्टी मतलब मायावती और अखिलेश यादव मिल करके वहां पर चुनाव लड़े थे, और इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर के अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में पिछली बार बिहार में 40 सीटें हैं। पिछली बार वहां पर एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी, और इस बार और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी, आरजेडी को कोई सीट नहीं मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, वो भी किशनगंज की। इस बार जो ये पोल कह रहा है, ये कह रहा है कि एनडीए को 24 सीटें मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश में कुल मिला के 29 सीटें हैं। पिछली बार 29 में से 28 सीटें भाजपा के पास थी। 1 सीट छिंदवाड़ा की कमलनाथ के बेटे ने जीती थी, जो कांग्रेस के पास थी। इस पोल का कहना है कि इस बार 26 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 3 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। तेलंगाना का आज ही इनका पोल आया है। इसमें इनका कहना है कि 15 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और 3 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। पिछली बार 4 सीटें बीजेपी को मिली थी, 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और वहां कुल मिलाकर के 17 सीटें, तो 9 सीटें मिली थी, 3 और 4 7, और 10 सीटें मिली थी 9 सीटें बीआरएस को और 1 असदुद्दीन ओवैसी को। तो इस बार ये पोल का कहना है कि 3 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, 15 सीटें मिलेंगी, 15 नहीं 14 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। बीजेपी प्लस है, तो बीजेपी प्लस जब आप कहते हैं तो इसमें वहां पर कोई दूसरा तो है नहीं। इसका मतलब इसके हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव हार सकते हैं इनके पोल के हिसाब से। इसके अलावा हरियाणा में उनका कहना है कि 7 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 3 सीटें कांग्रेस को, कांग्रेस प्लस इंडिया गठबंधन जिसमें आप भी है। पिछली बार यहां 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें इन्होंने बीजेपी को दी हैं और 1 सीट कांग्रेस को। पिछली बार 2019 में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अगर इन सीटों को जोड़ दें, मैं अभी सैलन जी आपके पास आता हूं, अगर इन सीटों को जोड़ दें तो कुल सीटें होती हैं 251। एनडीए की कुल सीटें होती हैं 251 और इंडिया की कुल सीटें होती हैं 194। अभी इनका जो पोल नहीं आया है वो पोल है आंध्र प्रदेश का, जहां 25 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, गोवा की 2, पंजाब की 13 और जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटें। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया, जिसमें लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दमन दीव है और अंडमान निकोबार है,
और एक एक चंडीगढ़ है, और एक एक सीट और है, मुझे नाम मैं मिस कर रहा हूँ उसका। तो ये इस तरह से पूरा जो सिनेरियो है वो ये है। आप शैलेन जी, इस जो पोल मैंने आपको इतना डिटेल में बताया, आपसे मैं जानना चाहता हूं इस पर आपकी टिप्पणी क्या है, आप किस तरह से इस पोल को देखते हैं। मैं एक बार दोहरा दूं आपके लिए कि कुल मिलाकर के इसमें यह बताया गया है, जिन राज्यों के पोल अब तक आए हैं, 291 सीट, 51 सीटें 251 एनडीए को, बीजेपी नहीं एनडीए को, और इंडिया गठबंधन को 194 सीट्स। आप इस ये जो पोल जिस तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं जी? देखिए, ये एक चीज तो काफी महत्वपूर्ण है, जिस तरह से बीजेपी चाहे हो चाहे एनडीए हो वर्तमान में, क्योंकि कई जगहों पे बीजेपी के सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। तो स्थितियां इस बार अनुकूल नहीं है बीजेपी के, जैसा 2019 के चुनाव में हुआ था। यही वजह है जो उस बार 350 प्लस यानी 359 360 के आसपास वो लोग गए थे 300 एनडीए को। 356 358 सीटें आई थी एनडीए की 58 सीटें। जी। और इस बार वो यदि पोल को मान लिया जाए अभी तक में को, हालांकि 65 सीटों का जो आंकड़ा है, जो खासकर कई राज्य हैं जहां पे उनका पोल अभी तक नहीं हुआ, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है जो ये करीबन 480 सीटों का अभी तक का जो पोल सामने हाँ, आया है उसमें से 72 यदि सीटों का, 72 और 5 77 सीटों का नहीं आया है। तो लगभग ये उम्मीद कर सकते हैं जो ये 470 सीटों का ये आंकड़ा है। जी। तो ऐसे में ये जरूर है जो बीजेपी या एनडीए को बहुमत मिलता हुआ जरूर दिख रहा है अभी, क्योंकि जो परिस्थितियां दिख रही हैं। क्योंकि एक चीज ये भी रही है, जो कई बार बीजेडी किसी पक्ष में ना होने के बावजूद, चाहे एनडीए चाहे इंडिया, दोनों पक्ष में ना होने के बावजूद वो कई बार नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार के साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़े हैं। चाहे जगन जी। मोहन रेड्डी की वाईएसआर सीपी हो आंध्र प्रदेश में, उनकी स्थितियां भी काफी कई बार मजबूत, और इस बार के विधानसभा चुनाव में और उसका चाहे साथ साथ वहां लोकसभा चुनाव की वहां की जो 25 सीटें हैं उनका क्या आंकड़ा आता है, तो ये कहा जा सकता है जो सरकार बनाने की स्थिति में इस बार भी बीजेपी है, जी। बन सकती है, संभावना ये जरूर है। इंडिया गठबंधन के लिए ये एक काफी चैलेंजेस रहेगा, जो यदि इस तरह की फिगर आता है तो एक इस बार हमें ये जरूर कहा जा सकता है जो सदन में एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। जो एक अपर हैंड बीजेपी को रहता था 350 या 450 वाली स्थिति, या जो अभी चल रहा है एक जिस तरह से चुनावी नारा चल रहा है जो 400 पार वाली स्थिति, तो वो फिलहाल तो उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी को पिछले 2 चुनाव के मुकाबले इस बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी। दरअसल मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि अभी 3 महीने पहले तक लगभग हर एक को, हर एक जर्नलिस्ट को, विश्लेषकों को, जो राजनीति को समझते हैं, उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो आराम से 370 तो नहीं, लेकिन 300 के आसपास वो आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। कम से कम नीतीश कुमार टूट गए, जयंत चौधरी टूट गए, हेमंत सोरेन जेल में चले गए, जो भी इस तरह की बहुत सारी चीजें उस दौरान हुई। लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा और इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो फैसला आया, उसके बाद से चीजें बदलनी शुरू हुई। वो बदलाव मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सर्वे दिए हैं उसमें तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन सीएसडीएस के जो पिछले दिनों सर्वे आया, जिसमें उन्होंने मुद्दों की बात की, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस पोल में पूरी तरह से वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब मैं इसको एक डायरेक्शन के तौर पर देखता हूं। अभी परसों तो पहले चरण का चुनाव है, मतलब मतदान है, उसके बाद 6 चरण और बचेंगे, 102 सीटों पर है। इसके बाद आप देखें तो 440 सीटें, 441 सीटें और बचेंगी। तो 441 सीटों में क्या दिशा होगी, ये परसों के मतदान के डायरेक्शन से काफी कुछ तय होगा। तो ये मुझे सही डायरेक्शन में जो चीजें जमीन पर हैं वो दिखाई दे रहा है इसमें। अब एक चीज मैं आपसे बात करना, इसमें अभी झारखंड का भी वो नहीं है, झारखंड का भी
नहीं है कि यहाँ पर क्या वो लोग देख रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में, कल परसों में कुछ और उनके रिजल्ट्स आएंगे। मैं बिहार पर बात करना चाहूंगा कि बिहार पर जो बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि फिर हम बंगाल पर चलेंगे और उत्तर प्रदेश पर बात करेंगे। बिहार में 24 बता रहे हैं एनडीए को और 16 बता रहे हैं इंडिया गठबंधन। आपको क्या लगता है कि ये सही डायरेक्शन में ये बता रहा है, या एनडीए को ज्यादा सीटें आएंगी, या इंडिया को ज्यादा सीटें आएंगी? ये थोड़ा कम बता रहे हैं। नहीं, ये लगभग कह सकते हैं जो नेक टू नेक होने वाली स्थिति है। 24-16 का आंकड़ा ना भी हो तो वो 22-18 या 20-20 का भी आंकड़ा आ सकता है, क्योंकि कई सीटों पर जो है ना वो बहुत ही क्लोजली फाइट चल रहा है। खासकर यदि पूर्णिया की बात देख ली जाए, काराकाट की बात देख ली जाए, या औरंगाबाद की देख ली जाए, बक्सर की देख ली जाए, जो बक्सर जहाँ पे अश्विनी चौबे का टिकट कटा है और जिन परिस्थितियों में कटा, और उसके बाद वो कल यानी कि गया की चुनाव में, गया के चुनावी रैली सभा में के थे दौरान प्रधानमंत्री के रैली साथ। में वो थे और प्रधानमंत्री बिल्कुल करीब बैठे थे। तो हाँ, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर नेक टू नेक फाइट है, और वैसी स्थिति में जैसे उन्होंने कहा था जो मैं चुनाव लड़ूंगा अभी, लेकिन अब देखना होगा जो उनका स्टैंड क्या बदलता है या नहीं बदलता है। तो ये कहना जो शायद जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो जनता का मूड भी बदल सकता है। तो एग्जैक्टली इस सर्वे को उस के रूप में नहीं देखा जा सकता है जो बिल्कुल यही फिगर अब चुनावी परिणाम भी हमें 4 जून को देखने को मिला। लेकिन ये जरूर है जो आंकड़ा या फिर जिस तरह का विश्लेषण किया गया है इस पूरे पोल में, वो कहीं न कहीं एक जमीनी हकीकत को तो बयां कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है जो वो 24-16 ना हो करके हो सकता है जो 25-15 भी हो जाए या 20-20 भी आ सकती है। जी। अब बंगाल पे बात करते हैं। बंगाल में 3 सीटों पे चुनाव है। एक अलीपुरद्वार, और ये साउथ बंगाल की सीटें हैं, ये नॉर्थ बंगाल की सीटें हैं। अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, तीनों सीटें बीजेपी के पास थी। अब इसमें कूच बिहार में मार्जिन थोड़ा कम था, 50,000 से करीब हारी थी बीजेपी, टीएमसी हारी थी। तीनों सीटों पर टीएमसी नंबर 2 थी। लेकिन जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में वो मार्जिन 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा था, 1.5 से 2.5 लाख के आसपास मार्जिन था जीत का बीजेपी का। इस बार आपको एक तरफ ये सर्वे बता रहा है कि वहां सीटें कम हो जाएंगी बीजेपी की। इन 3 सीटों को आप किस तरह देख रहे हैं? चूंकि आज प्रचार बंद हो गया, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी गए, अमित शाह भी गए, राजनाथ सिंह भी गए, और पूरा दम लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, और ममता बनर्जी ने भी पूरा दम लगाया। और वहीं से कल कूच बिहार से उन्होंने नारा दिया था, माछ भात खाएंगे, भाजपा को भगाएंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आज ही एक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम यह भी हुआ है, जो ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आज ही अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया, और जी, जिसमें कई उन्होंने ऐसे वादे किए हैं, खासकर 10 सूत्री जो कहा जा रहा है जो ये घोषणा पत्र है, और इसे दीदी का वचन बोल करके इस घोषणा पत्र को कहा गया है। तो इसमें जो जी, एक महत्वपूर्ण बात वो देखने को मिल रही है, जो जो जिस तरह के वायदे चाहे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए पहली पक्की नौकरी के रूप में या अप्रेंटिसशिप वाली चीजों को करने को लेकर के हो, या फिर वो जो गरीब महिलाएं हैं उनको आर्थिक मदद करने की हो, या फिर जो बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको फिर जो उनका पेंशन है वो दुगुना करने का, या फिर कई और ऐसे हैं खासकर जो लोक लुभावन के नजरिए से कहा जा सकता है, जो लोक लुभावन नारे हैं, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण उसमें जो वायदे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की चीजों को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। खासकर एक जो महत्वपूर्ण एक योजना है उसमें, जिसमें आवास देने की एक योजना है, जी, तो इसका सुंदरी करके एक योजना है जो चाय बागान, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है जो अभी नॉर्थ बंगाल वाला, और खासकर जो तीनों जिसपे कल चुनाव परसों चुनाव होना है, तो वो हाँ। चाय बागान कूच के बिहार को मजदूरों से छोड़ जुड़ा के हुआ। बाकी दोनों जो हैं वो चाय बागान वाला इलाका है, जलपाईगुड़ी भी और अलीपुरद्वार भी। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में चाय मजदूरों की जो स्थिति है उसको लेकर के काफी मुखर रही है बात। हालांकि पिछली बार भी उन्होंने चाय बागान के मजदूरों की स्थिति को सुधारने का वादा किया था बीजेपी ने, और बहुत एक लंबी जिस तरीके से कहा जाए जो
मेहनत भी की गई थी बीजेपी की ओर से, और उनके तत्कालीन जो प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके पार्टी को इस स्थिति में लाया था जो वह 18 सीटें जीत पाई थी पिछली बार। इस बार ये परिस्थितियां इसलिए भी बदल रही है क्योंकि 2019 के चुनाव में जब बीजेपी को ये बेहतर सफलता मिली थी, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जो अपना एक टेक इट इजी वाला जो माहौल था वो टूटा था, वो भ्रम टूटा था। और वही वजह है जो 2019 के चुनाव के बाद फिर ममता बनर्जी 2022 के जो जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक दूसरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी थी। और जिसकी वजह है जो बीजेपी ने कभी वहां पर विधानसभा चुनाव में 150 पार का नारा दिया था, वो घट के वो 75 तक सीट सिमट कर रह गया, 77 आई। 77 पे। तो इस बार जो महत्वपूर्ण है, जो बीजेपी वाकई चाह रही है, क्योंकि कई अन्य प्रदेशों में सीटें उनके कम हो रही हैं, तो वो चाह रही थी जो कम से कम बंगाल में उनकी सीटें बची रह जाए। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की कोशिश जरूर है जो किसी भी हालत में, क्योंकि ये तीनों सीटें 2014 के चुनाव में टीएमसी के पास थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन तीनों सीटों को अपने पर लिया था, लेकिन 2014 में टीएमसी के पास ही थी। और टीएमसी की कोशिश एक बार फिर से इन मुद्दों के आधार पर, चाहे वो आवास देने का मुद्दा हो, चाहे पेंशन देने का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों की स्थितियों को संभालने का मुद्दा हो, चाहे फिर उन्हें जो भूमि से संबंधित एक है जो उसकी स्वायत्ता या उनका पट्टा देने वाली चीजें हैं उससे संबंधित एक मैटर हो, तो टीएमसी के लिए एक अभी कह सकते हैं जो अपर हैंड है इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में, क्योंकि बीजेपी को लेकर के वहां के चाय बागानों के मजदूरों में भी कुछ नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी जी। और कूच बिहार में जो बीजेपी कैंडिडेट है नीतीश प्रामाणिक जी, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं शायद, और उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये खबरें भी हैं वहां से। उसके चलते कूच बिहार में तो बीजेपी की हालत अच्छी नहीं मानी जा रही है। दूसरी जगहों पर जी, और टीएमसी ने इसको लेकर के काफी एक कैंपेन भी चलाया था जो वो क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है और लोगों को लेकर के मतलब कि वो लोगों के बीच में नहीं है। और वाकई प्रामाणिक उस कम्युनिटी से आते हैं जो कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी जिसको अपनी तरफ खींचने की सारी कोशिशें करती रहती है और है भी उनके साथ। लेकिन इसकी वजह से उस कम्युनिटी में भी भारतीय जनता पार्टी की इमेज गड़बड़ा रही है और उसका फायदा टीएमसी को मिलेगा, या जहां पर कांग्रेस मजबूत होगी वहां कांग्रेस को मिलेगा। तो कांग्रेस ज्यादा जगह नहीं होगी, 2 ही 4 जगह पे होगी। जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है, हाँ महत्वपूर्ण बात है, आज ममता बनर्जी की जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें उन्होंने एक बहुत स्ट्रांगली एक और बातें कही है। वो ये है जो सीए एनआरसी जो है ये लागू नहीं होगा किसी भी हालत में। और वह सिर्फ दावा पश्चिम बंगाल के लिए भी नहीं कर रही है, बल्कि वो यह भी कह रही हैं जो इसे हम पूरे इंडिया में लागू नहीं होने देंगे यदि इंडिया की सरकार गठबंधन की सरकार बनती है। तो देखना होगा जी इस बड़े मुद्दे का जो वो क्या असर पड़ता है। इसके अलावा एक और जो महिलाओं से संबंधित है काफी महत्वपूर्ण है, वो है जो 10 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। तो ये देखना होगा जी इन मुद्दों को लेकर के वहां की जनता कैसे गोलबंद होती है, और खासकर जो चाय बागान को कि एक जो तृणमूल सरकार में अभी एक मंत्री है उनका नाम है एक मंत्री है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो उनका वो लगातार अभी जो है वो उन तीनों ही लोकसभा क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जो खुद कभी एक समय था जब वो चाय बागान में एक श्रमिक हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में उनका सरकार में मंत्री भी हैं। तो एक बड़ी चुनौती उनके लिए ये भी है जो वह अपने मतदाताओं को जो कभी उनके सहयोगी रहे थे तो उनको कैसे वो टीएमसी के पक्ष में जोड़ पाते हैं। जी, अब उत्तर प्रदेश पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं। 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, परसों मतदान होगा। और इनमें से पिछली बार 2 भारतीय जनता पार्टी के 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 समाजवादी पार्टी के पास थी और 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी के पास थी। और पिछली बार जैसा मैंने आपको बताया कि मायावती और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे। और एक इन 8 सीटों में पीलीभीत की सीट है जहां से वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। इस बार उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पर
जितिन प्रसाद जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और इस समय योगी सरकार में मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया। आज प्रियंका गांधी का रोड शो था सहारनपुर में, जहां से इमरान मसूद कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और आज सुबह सुबह अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सारी, और आज जिस तरह का प्रियंका गांधी के रोड शो में जिस तरह की भीड़ थी, उसको देख करके कुछ संदेश मिलते हैं, कुछ संकेत मिलते हैं कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है। तो इन 8 सीटों में जो आप देखेंगे शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर लड़ रही है और 1 सीट पर उनकी जो सहयोगी दल है रालोद, वो लड़ रहा है। और इसमें 1 सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण, जो दलितों के एक बड़े युवा नेता के तौर पर पिछले दिनों उभरे, वो नगीना से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वहां की स्थितियां मोटे तौर पर हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में क्या चीजें देख रहे हैं? देखिए, ये तस्वीर इस बार जरूर बदलेगी, जैसा कि लोक पोल का सर्वे भी बता रहा है। जैसे कि आज नहीं, लोक पोल के सर्वे ने जो बताया वो तो 68 सीटें वो दे रहा है एनडीए को, और 10 सीटें दे रहा है कांग्रेस प्लस मतलब इंडिया गठबंधन को, और 2 सीटें बसपा को दे रहा है। तो उसमें तो पिछली बार से बेहतर कर रही है इंडिया गठबंधन। पिछली बार एनडीए जो है पाया था 64 सीटें। इस बार अगर वो 68 सीटें पा रहा, तो इस पोल से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आपको क्या लगता है वहां क्या स्थिति बनेगी? नहीं, परिस्थितियां तो बदलेंगी, क्योंकि ये एक सही कह रहे हैं, जो ये जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ है, चाहे जो एक नई हवा चल पड़ी है, जिस तरीके के आज दावे भी किए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो युवा वर्ग जो है, वोटर जो है, वो वर्तमान जो वहाँ की योगी सरकार है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार है, और खासकर जो परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं, जो सरकारी नौकरियों की तैयारियों में जुटे हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा आक्रोश है। जो जिस तरह से लगातार वहां पे पेपर लीक की घटनाएं पिछले 5 से 7 सालों में 10 से 12 पेपर लीक हो चुके हैं, तो उसको लेकर के, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक आपको याद होगा जो अभी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो फरवरी के महीने में हुई थी, उसमें 60 लाख बच्चों ने आवेदन किए थे, और एक झटके में पेपर लीक हो गया और वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है। तो इसे लेकर के कई दिन तक वहां लखनऊ की सड़कों में प्रदर्शन भी हुए थे। तो ये एक सरकारी नौकरी का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साथ के साथ पेपर लीक का मुद्दा महत्वपूर्ण है। तो इन 2 मुद्दों को अखिलेश यादव ने अपने भी घोषणा पत्र में रखा है। इन 2 मुद्दों को कांग्रेस ने सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में रखा था, और आज टीएमसी भी उस कदम पे बढ़ रही है, क्योंकि उसने भी सरकारी नौकरी की बात की थी। तो ये कह सकते हैं जो कुछ एक मुद्दे ऐसे जरूर हैं जिसपे इंडिया गठबंधन की सिर्फ सम्मति बनती दिख रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए जो है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएलडी हो, दोनों इस मुद्दे पे खामोश है। वो पेपर लीक कानून की बात कह तो रहे हैं, लेकिन इस बात का या फिर इन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं है, जो पेपर लीक हुआ क्यों और किसको इसमें इस मामले में पूरे मामले में दोषी पाया गया, या फिर भर्तियां क्यों नहीं बीते 5 सालों में वहां की गई थी, नौकरी क्यों नहीं युवाओं को मिले। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है जो ये इतना आसान भी नहीं है जो इस मुद्दे को किसी दूसरे मुद्दों से झुठलाया जा सके या फिर उसकी काट रखी जा सके। तो परिस्थितियां बदलेगी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में। आज भी जब मैं कैराना की और खासकर नगीना की जो परिस्थितियां हैं उसको जब वहां के लोगों से बातचीत की थी या फिर वहां से जानने की कोशिश की थी, तो वो बता रहे थे जो बीएसपी से वो बहुत नाराज थे। जिन उम्मीदों से पिछली बार उन्होंने उसके सांसद को चुना था, अपने सांसद को, वो परिस्थितियां उनके साथ नहीं बेहतर रही। लेकिन इस बीच में चंद्रशेखर आजाद के साथ बहुत ज्यादा सहानुभूति लोगों का ये कहना भी है जो हम उनके साथ इस बार आ सकते हैं, क्योंकि वो एक युवा नेतृत्व के रूप में और काफी प्रमुखता से उन्होंने उनकी बातों को रखा था। तो इस तरीके से सेम चीजें पीलीभीत में जितिन प्रसाद को कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा जब अब वो चुनाव प्रचार में निकल रहे थे या निकले हुए हैं। पीलीभीत से पहले ये भी चर्चा थी जो वरुण गांधी को यदि टिकट नहीं मिलता है
तो समाजवादी पार्टी उनको निर्दलीय के रूप में समर्थन दे सकती है, जैसा कि उन्होंने कोशिश की भी थी जब उन्होंने शुरू में ही नामांकन पत्र खरीदे थे। हालांकि बाद में वो उस कदम से पीछे हट गए थे। तो कहीं ना कहीं एक पीलीभीत में ये एक मुद्दा है बड़ा, जो वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया, जबकि वो लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में काम भी करते रहे थे, मुद्दों को उठाते रहे थे और सरकार पर निशाना भी साध रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है जो बीजेपी के लिए आसान होंगी, जो वो पिछली बार का जो उनका आंकड़ा है वो उस आंकड़ों को आगे बढ़ा दिया जाए। कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया था, एक सवाल ये उठा था जब राहुल गांधी से किसी पत्रकार ने ये पूछा था, जो आप सिर्फ 17 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 63 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तो क्या जानबूझकर कांग्रेस कमजोर कर रही है? तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को खारिज किया था। उन्होंने कहा था नहीं, हम कमजोर नहीं है, हम अपने पार्टनर को या जो हमारे सहयोगी दल के नेता है, हम उनको ज्यादा सीट या ज्यादा बेहतर करने का मौका दे रहे हैं। जहां कांग्रेस बेहतर कर सकती है, कर रही है, वहां पे जरूर हम अपने कैंडिडेट के साथ है। तो जो आज सहारनपुर का मुद्दा जहां पे आप कह रहे थे, जो आज रोड शो हुआ था और बहुत बड़ी भीड़ उभरी थी, ऐतिहासिक रोड शो था, बहुत भीड़ थी। तो वो ये जरूर चुनाव परिणाम में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होगा, जो कांग्रेस की स्थितियां इस बार वाकई वहां पे बेहतर होंगी इस चुनाव में, जैसा कि आप कहते हैं। और ये यही वजह है जो जिस तरह से बीजेपी 7 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसी तरीके से इन 8 सीटों में 7 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 1 सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो सहारनपुर में इमरान मशहूर है। बीएसपी की स्थिति इस बार थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि वो अकेले इस बार चुनाव में है और मायावती बहुत सीमित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को जा रही हैं। नगीना में बहुत लोगों की ये शिकायत थी, यदि बीएसपी के चीफ जो मायावती वो चुनाव प्रचार को आती हैं, तो हम उनको सुनने के लिए भी और साथ ही साथ हम उनको समर्थन फिर से देने के लिए मतलब रेडी हो सकते हैं। हालांकि वो चुनाव प्रचार को नहीं गई, तो ऐसी स्थितियों में उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इस बार बीएसपी का वोट बैंक वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जो इस बार का जो घटनाक्रम है, या जो इस बार के जो ये 8 सीटें हैं जो पश्चिम यूपी के हैं, वो एक बार बिल्कुल इस बार नई दिशा की ओर यूपी का चुनाव परिणाम तो जरूर लेके जाएगा इस बार। जी। तो जैसे पीलीभीत की आपने जिक्र किया, पीलीभीत में दरअसल जितिन प्रसाद जो हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है और वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का अपर हैंड दिखाई देता है। ऐसे ही मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही मोर्चा खोल दिया, संगीत सोम ने, और उन्होंने संजीव बालियान को लेकर उल्टी सीधी बातें कही। मेरठ में जो है वो जो राम का भूमिका जिन्होंने अदा की थी रामायण की, उसमें वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही। अब वो बाकी चीजें तो आने पर, लेकिन देखिए एक बात बहुत साफ है कि जो संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब तब कहा है, जैसे कर्नाटक से हेगड़े ने कहा था, फिर ये ज्योति मिर्धा ने वहां बोल दिया राजस्थान में कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए, संविधान बदलना है। अब उसका प्रेशर इतना तक हुआ कि प्रधानमंत्री को अपनी रैली में यह कहना पड़ा कि अगर बाबा साहब भी आ जाएं तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन जब प्रधानमंत्री ये कह रहे थे, उसके तुरंत बाद फैजाबाद के सांसद ने, अयोध्या के सांसद ने, लल्लू सिंह ने बोल दिया कि भाई हम संविधान बदलना है, इसके लिए 370-400 सीटें चाहिए। अब ये चीज इतनी ट्रेवल कर गई है कि दलितों और अति पिछड़ों, आदिवासियों मैसेज चला गया है कि पार्टी संविधान बनाना चाहती है। और इन लोगों को जो हाशिए में जो अपने को पाते हैं, इन लोगों को ये लगता है कि हमारे पास संपत्ति नहीं, हमारे पास और कुछ नहीं, हमारे पास जो ताकत हमें जो भी मिलती है वो संविधान से ही मिलती है, अगर वो बदल गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो एक ये मैसेज ट्रेवल किया है। इसके चलते आप देखेंगे, राजस्थान का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। राजस्थान में जाट तो विरोध में है ही भारतीय जनता पार्टी के, किसान आंदोलन के चलते और महिला पहलवानों के आंदोलन के चलते, साथ में दलित जाट के साथ जुड़ गया है और मुस्लिम इंडिया गठबंधन के साथ है।
इसके चलते जो वहां 12 सीटों पर चुनाव पहले दौर में होना है, पहले चरण में होना है, उन 12 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर आश्वस्त है, जहां पहले सारी सीटें उसके पास थी। और 3 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन पूरी तरह से, 4 सीटें आप कहें, मजबूत स्थिति में है, और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 6 हुई, 6 सीटें फंसी हुई। अब वो चीजें, चूंकि जाट इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट, इवन जयंत चौधरी के आने के बाद भी जाट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। दलित, चूंकि मायावती वहां एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन फिर भी ये आरक्षण का जो मसला है, इसके चलते दलित वोटर जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, जिसमें जो मायावती का अपना वोट बैंक है शैलन जी, एक तो जाटो वोट उनका पक्का है, और जो जाटो के अलावा जो दलित हैं उनमें से मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है। इसी तरह से जो अति पिछड़े हैं उसमें से मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा है। वहां एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। और इस बार जो ये पहले चरण की 8 सीटें हैं, इनमें मुस्लिम मतदाता की संख्या ठीक ठाक है हर जगह, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो नगीना हो, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो मेरठ हो, या एक सीट और है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। तो ये इन सारे, हाँ, मुरादाबाद मुरादाबाद। तो इन सब जगहों पर स्थिति, मैं ये नहीं, मैं बिल्कुल कतई नहीं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि यहां पर बड़ा रोचक कंटेस्ट है और किसी भी तरफ चीजें जा सकती है। सहारनपुर की सीट पूरी तरह से दिख रही है कि कांग्रेस के, आज की जो रोड शो था प्रियंका गांधी का, उसने भी ये मैसेज दे दिया है कि वहां क्या होने वाला है। लेकिन बाकी जगहों पर भी मामला फंसा हुआ है, और इसको फंसाने में मायावती के कैंडिडेट्स का बड़ा योगदान है। मायावती ने इस तरह से कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। दरअसल पहले यह माना जा रहा था कि मायावती जो कैंडिडेट्स खड़े करेंगी उनसे इंडिया गठबंधन को ही नुकसान होगा, लेकिन अब जैसे जैसे उन्होंने घोषणाएं शुरू की कैंडिडेट्स की, उसमें यह दिखने लगा कि ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने वाले कैंडिडेट हैं। जैसे बिजनौर में उन्होंने जाट खड़ा कर दिया, मेरठ में उन्होंने एक वैश्य समुदाय से बंसल को खड़ा कर दिया, तो ये सारी, अलीगढ़ में ब्राह्मण को खड़ा, 15 सीट, करीब 11 सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिए उन्होंने, और कई जगह ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो वोट भारतीय जनता पार्टी का होता है, जैसे आजमगढ़ में, जैसे घोसी में, जैसे चंदौली में, जैसे बस्ती में, अलीगढ़ में। तो ये जो है, ये भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम करेगा, और इसलिए चुनाव बहुत रोचक उत्तर प्रदेश का हो रहा है। और जो ये लोक पोल का वो है, इसके बारे में एक बात और कहूंगा। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी, और 2014 के चुनाव में 71 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी से। और अगर आप कहें कि एनडीए, तो एनडीए को 73 सीटें मिली थी, और इस चुनाव में 64 सीटें मिली थी 2019 में। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में, और 2019 के चुनाव में उसे मिला 49.5% वोट उसका 6.5% बढ़ा, और सीटें कम हो गई 11, 9 सीटें कम, 11 नहीं, 9 सीटें कम हो गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, जो गठबंधन की केमिस्ट्री नहीं थी कोई अच्छी, लेकिन उसके बावजूद वोट परसेंटेज बढ़ा लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटें कम हो गई। तो जो गठबंधन अब है उसमें केमिस्ट्री भी, और उसी केमिस्ट्री को दिखाने के लिए जो मैं समझ पाया हूं, आज अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे कि वो केमिस्ट्री और मजबूत हो जाए। नहीं तो और कोई जरूरत ऐसी मुझे दिख नहीं रही थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों साथ साथ सवेरे आ जाएं वो, और उसमें कोई ऐसा नहीं था घोषणा पत्र हो रहा हो, कहीं रोड शो कर रहे हो, कुछ भी नहीं था।
तो वो एक मैसेज था जिससे कि केमिस्ट्री जो थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो वो भी ठीक हो जाए। 2019 में जो कांग्रेस थी और इस बार जो कांग्रेस है, दोनों में अंतर है। इस बार की कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से, और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वोट 17-18% है, वो एक बड़ा वोट है। और ये जो सीटें जिसमें चुनाव है पहले चरण में, इनमें अल्पसंख्यक वोट काफी साइजेबल है, जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर उसके साथ दो और कम्युनिटी जुड़ जाएं तो चुनाव नतीजे पूरी तरह से पक्ष में लाए जा सकते हैं। और ये वजह है कि आज अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ दिखने की जरूरत समझी कि हमें साथ दिखना चाहिए। साथ फोटो ऑप से एक तरह से था और कुछ नहीं था वो, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई बातें नहीं कही गई जो पहले ना कहते रहे हों। बिल्कुल। तो एक जो महत्वपूर्ण बात जो इस बार जो देखने को मिल रही है ना, वो यह है जो जहां बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर के, चाहे वो उसने वर्तमान सांसदों के टिकट काटे हों, चाहे नए लोगों को भी चुनाव में उतारा हो, बावजूद इसके बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रति, बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। कुछ उनके जी बिल्कुल अंदरूनी नेताओं जो खासकर, जैसे आपने नहीं, उदाहरण लिया था एक तो शैलेंद्र जी बीजेपी के नगर अंदर का। है ये, और इसके अलावा जो मतदाता हैं, लोग हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। और जो कमिटमेंट्स आपके थे, मैं 15 लाख की बात छोड़ दीजिए, किसानों को आपने कहा कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, आपने कहा कि आय दुगनी हो जाएगी, आप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और कौन कौन से ढेर सारे इंडिया लेके आए, वो चलेगा, बुलेट ट्रेन चलेगी, तमाम तरह की चीजें, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, और रोजगार इतने ज्यादा, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे देंगे। उन पर अब बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, ना उनके घोषणा पत्र में कोई बात है, और ना उनके नेता। सिर्फ मोदी जी पर चुनाव उन्होंने केंद्रित किया है। उनका मुद्दा है मोदी, और विपक्ष का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भी विपक्ष का मुद्दा बन गया। भले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी भ्रष्टाचार पे बात करते रहे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने के बाद उनका, मैं अभी किसी डिबेट में कह रहा था कि जो 20 आने पे मोदी जी का सिक्का चलता था, वो सिक्का 12 आने पे आ गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद। और उसके दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसको आप देखते थे कि भाई सब लोग कहते थे कि एका नहीं है, टूट फूट हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने 40 सीटों की बात कर दी थी, अरविंद केजरीवाल भी कुछ बोल देते थे, तमाम इस तरह की चीजें थी, अखिलेश यादव भी बोल देते थे, तो एक माहौल था। अब क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है, मोदी जी, जो 24 आने से, 20 आने से 12 आने पे आ गया है, ठीक है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास हर राज्य में एक बड़ा चेहरा है मोदी जी के सामने। वो तेजस्वी यादव हैं, वो अखिलेश यादव हैं, वो अरविंद केजरीवाल है, वो ममता बनर्जी हैं, वो हेमंत सोरेन है, वो स्टालिन है, वो उद्धव ठाकरे हैं, वो अशोक गहलोत हैं, वो आपका डीके शिव कुमार हैं, वो सिद्धारमैया है, वो रेवंत रेड्डी हैं। ढेर सारे ऐसे लोग जो मोदी जी के सामने अपने अपने राज्य में उनको फेस कर रहे हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी जी के पास G20 और दुनिया में रुतबा बढ़ गया और ये सारी चीजें हैं, और 47 में देश को विकसित बनाना है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, 3 ट्रिलियन हो गई। इन लोगों के पास है कि भाई बेरोजगार को रोजगार को नहीं दिया जा रहा, तो हम ये नौकरियां देंगे। जो आप अभी ममता बनर्जी का वो बता रहे थे मैनिफेस्टो, तो सारे मैनिफेस्टो, आज राहुल गांधी ने सवाल के जवाब में बताया भी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह पत्रकार का सवाल ये था कि सब लोग अलग अलग मैनिफेस्टो वो कर रहे हैं, तो आपस में कोई बात ही नहीं है जो जिसके, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम बात करके सारी चीजें हो रही हैं ये। और जब आप सबके मैनिफेस्टो देखिए तो ये बात सही लगती है कि सारे मैनिफेस्टो अलाइन्ड हैं, उनमें ऐसा नहीं है एक दूसरे के विरोधाभासी बातें नहीं है, बिल्कुल सब उसी लाइन पर बातें हैं। तो ये इश्यूज हैं। तो इंडिया गठबंधन कतई डिरेल नहीं हो रहा है, और वो एकजुट
खड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात और एक मुझे दिखाई देती है, वो ये है कि जो बात पहले कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक कैंडिडेट, तो वो इंडिया गठबंधन ने करके दिखा दिया है। हर जगह एक कैंडिडेट है। अब बंगाल, मैं तो उसे टैक्टिस मानता हूं कि वहां पर अलग अलग खड़े हुए हैं, जिससे ममता का जो मतलब उनसे जो नाराज वोटर है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो डिवाइड हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के पास ना जाए। ऐसे ही पंजाब में कि दोनों अलग अलग, आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां पर इसका सबसे ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। तो ये चीजें पूरे देश में हो रही हैं, तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को है। तो आज की तारीख में जो ये सर्वे है, मैं बात अपनी हम लोग खत्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लंबी देर से बातचीत कर रहे हैं। तो आपका एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं इसको खत्म करता हूँ। जी जी बेहतर, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये 102 सीटों पे अब जो परसों वोटिंग होना है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आज की डेट में 50 सीटें हैं एनडीए के पास या बीजेपी सहयोगी दलों के पास, और 48 सीटें कांग्रेस गठबंधन के पास है, ये आंकड़ा तो सबसे पहले बदलेगा। जैसा आपने भी कहा, जो इससे एक नया रास्ता खुलेगा या फिर एक कह सकते हैं नई उम्मीद जगेगी इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए, जब वह आने वाले समय में अगले चरणों के जब चुनाव होंगे, उसमें किस तरह से वो कितने बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं या किस तरह से मुकाबला कर पाते हैं। यही वजह है जो आज बहुत ज्यादा, मतलब कि यदि इस रूप में देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री की एक सभा तय की जा रही है उत्तर प्रदेश में 19 तारीख को, जब वहां पर 8 सीटों के लिए वोटिंग हो रहे होंगे, तो दूसरी तरफ वो उसी प्रदेश में चुनाव प्रचार भी करते हैं, ताकि जो बिखरते वोट हैं, उनके खिलाफ वाले वोट है, उसको कहीं ना कहीं एक रोका जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जिस तरह से ये अलायंस आज के रूप में उसको सामने रखा गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बातें कही गई, तो उस तरफ से पश्चिम बंगाल से भी ममता बनर्जी ने एक इशारा ये जरूर दिया है, क्योंकि उसने अपने घोषणा पत्र में ये बातें कही है। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कल तक वो गठबंधन को नकार नहीं रही थी, लेकिन उनके नेता इंडिया गठबंधन की रैलियों में नहीं जा रहे थे। हालांकि दिल्ली में जब रैली हुई तो उसमें डेरेक ओब्रायन पहुंचे थे, दो नेता थे। लेकिन हाँ, उससे पहले वाले रैली में नहीं थे। लेकिन आज ममता बनर्जी का ये एक मतलब कहते हैं जो अपनी चीजों में या अपना एक स्टैंड क्लियर करना, जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को 10 सिलेंडर मुफ्त देंगे, चाहे जो पेंशन है बुजुर्गों का वो हम दोगुना कर देंगे, या फिर सीए और एनआरसी को हम पूरे देश में लागू नहीं होने देंगे। तो कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं ये एक चेहरा स्पष्ट कर रहा है जो आने वाले दिनों में, और जो मुसीबत या बहुत बड़ी मुश्किल साबित होने वाली हो सकती है एनडीए के लिए। तो उम्मीद कर सकते हैं जो ये 50 सीटों का जो आंकड़ा है जो पहले फेज में है, वो बिल्कुल घटेगा। इसमें और एक मैं आंकड़ा और आपको दे दूं कि ये जो 102 सीटें हैं, इनमें से अगर आप अगर मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव है, राजस्थान की 12 सीटों पर है, उत्तराखंड की 5 सीटों पर है, असम की 5 सीटों पर है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर है, इनको सबको मिला लें तो 29 सीटें बनती, और इनमें से 27 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, एक असम से, एक मध्य प्रदेश से, बाकी सारी सीटें बीजेपी के पास थी। अब अगर इन सीटों को माइनस कर दीजिए 102 में से 29 सीटों को, तो बचती हैं 73 सीटें, और 73 सीटों में एनडीए के पास 23 सीटें थी और इंडिया गठबंधन के पास 46 सीटें थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वाला दौर, पहला फेज कितना चुनौतीपूर्ण है। पहली चुनौती तो ये है कि 29 सीटें जो इन राज्यों में है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं राज्य, उन राज्यों में 29 में से 27 रिटेन करने की चुनौती है। राजस्थान का मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी हम लोगों ने डिस्कस की, बंगाल की स्थिति डिस्कस की, उत्तराखंड डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पांचों बीजेपी के पास हैं, और वहां पर 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ा मुकाबला है, एक गढ़वाल की सीट, एक नैनीताल की सीट, जो चुनाव शुरू होने से पहले कोई मुकाबला नहीं माना जा रहा था,
क्योंकि हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, कद्दावर नेता, और इधर यशपाल आर्य जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने नैनीताल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो दूसरे नेता वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं जो नंबर 2 वाले दूसरी लाइन के नेता हैं। गणेश गोंदियाल वहां से हैं, गढ़वाल से, जो बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों ने ये सीटें फंसा दी। फिर आप आइए असम 5 सीटें, तो वहां 1 सीट कांग्रेस की थी, और गोगोई की पहले उसमें है, तो वहां पर भी सीटें कम होती। तो मतलब ये 29 सीटों में से 27 रिटेन करने की चुनौती, और 73 सीटों में से बाकी 73 में आंकड़ा बदल देने की चुनौती। इंडिया गठबंधन 46 था और एनडीए 23 था, तो एनडीए 46 हो, अगर एनडीए ऐसा कर सकता है तो फिर लोग पोल वाले आंकड़े झूठे साबित हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो लोग पोल वाला डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और मैं उसे डायरेक्शन मान रहा हूं क्योंकि अभी चुनाव शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से इंडिया गठबंधन उसमें 194 सीट पे दिखाई दे रहा है, 251 पर दिखाई दे रहा है एनडीए, आने वाले दिनों में ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, और ये सिर्फ इंडिकेशन है, प्री पोल सर्वे है ये। तो आज की बात शैलन जी यहीं खत्म करें, हम लोग 50 मिनट से ऊपर हो गए। बिल्कुल। तो नमस्कार। आज की बात खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले सबसे अनुरोध करूंगा, यदि आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसके लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिंक को भी अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, और उनको बताएं कि इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, तो जो बातें हम यहाँ करते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेंगी। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और राजनीति की बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।